वेलकम टू महामना कोचिंग संस्थान। तो बच्चों, क्लास 10th के लिए हिस्ट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब टॉपिक जो कि है चैप्टर 1 का सब टॉपिक नंबर 2, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। यूरोप में नेशनलिज्म को कैसे बनाया गया था, इन सारी चीजों के बारे में इस सब टॉपिक में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि एसएसटी क्लास 10th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड की जाती हैं, और तो और मैथ्स की, इकोनॉमिक्स की और अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी हमारे चैनल पे रन होती हैं। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि सब टॉपिक के नेम से ही क्लियर है कि ये रिलेटेड है नेशनलिज्म से, और किससे रिलेटेड है? यूरोप से। तो यूरोप और नेशनलिज्म, इन दोनों का क्या कनेक्शन है, ये क्लास 10th के हिस्ट्री में सबसे पहले ही हमको बता दिया जाता है, जब चैप्टर का नाम रख दिया जाता है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। मतलब यूरोप के अलावा और किसी कंट्री या किसी और कॉन्टिनेंट की बात यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, तो कैसे नेशनलिज्म बनाया गया यूरोप में, यानी पहले यूरोप में नेशनलिज्म नहीं रहा होगा, तभी तो बोला है द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। कैसे ग्रेजुअली नेशनलिज्म वहां पर इमर्ज हुआ है, बनाया गया है, किन किन चीजों की वजह से एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर की गई है लोगों के बीच में, जिसकी वजह से उनके बीच एक कॉमननेस की फीलिंग आती है कि हाँ, हम इंसान भले अलग अलग हैं लेकिन हमारी नेशनलिटी जो है वो एक है। ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि पहले नेशन स्टेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले के टाइम पर नेशन स्टेट जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। तो नेशन स्टेट क्या है कि आप एक कंट्री के अंदर रह रहे हैं और आप ना केवल जिस टेरिटरी में रहते हैं वहां को, बल्कि पूरे नेशन को अपना देश मानते हैं। उसके लिए आपके पैट्रियोटिक लव, अफेक्शन, देशभक्ति की भावना, ये सारी चीजें आपके अंदर होती हैं। तो उसे हम बोलते हैं कि सिटीजन्स का भी अपने देश में जब इन्वॉल्वमेंट रहता है तो उसको हम बोलते हैं नेशन स्टेट। मतलब एक तो है कि वहां पे गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, और दूसरा क्या है, सिटीजन भी वहां पर इन्वॉल्व हो रहे हैं। किसके थ्रू इन्वॉल्व हो रहे हैं? अपनी फीलिंग के थ्रू। ये हमारा देश है, हमारा स्टेट नहीं है, हमारा पूरा का पूरा क्या है, देश है। ठीक है ना, दैट इज नेशन स्टेट। तो पहले नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट नहीं था। पहले जो देश हुआ करते थे, या यूं बोले कि पहले स्विट्जरलैंड, जर्मनी, इटली, ये सभी डचेस, कैंटन्स और छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड थे। तो इससे होता क्या था कि उन्हें ये नहीं लगता था कि हम इस कंट्री के नागरिक हैं। नहीं, उन्हें ये था कि हम जिस स्टेट में रह रहे हैं, हम जिस कैंटन में रह रहे हैं, हमारा राजा जो है, हमारा मोनार्क जो है, हमारा किंग जो है, सिर्फ और सिर्फ उनके लिए हमारा डेडिकेशन होगा। ठीक है, तो अभी आप इंडिया में रह रहे हैं, आप चाहे तमिलनाडु में रहिए, आप यूपी में रहिए, आप कहीं भी रहिए, लेकिन वी आर इंडियंस। हम सभी लोग क्या है, इंडियन है। लेकिन उस टाइम पर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। उस टाइम पे सिर्फ क्या था कि हम जहाँ पे रहते हैं, हम सिर्फ उस राजा को जानते हैं, हम उनके लिए डेडिकेटेड हैं। हमारी जो सिंबल्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारे स्टेट के लिए है, ना कि पूरी कंट्री के लिए। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट डचेस, कैंटन्स, स्टेट्स। तो इन छोटी छोटी पार्ट्स में पहले डिवाइड हुआ करता था। आ जाइए, तो ठीक है, डिवाइड हुआ करता था, तो इसका मतलब उसमें नेशनलिज्म रहेगा? नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि जब छोटे 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 कई स्टेट मिलते हैं और उन सभी आपस में एक कॉमन आइडेंटिटी शेयर करते हैं, तब वहां बनता है नेशन। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। तो आइए फिर देखते हैं कैसा है। तो यहाँ पर है ऐसा, दे डिड नॉट सी देमसेल्व्स एज अ शेयरिंग कलेक्टिव आइडेंटिटी। वो अपने आप को ऐसा नहीं देखते थे कि हम एक कलेक्टिव आइडेंटिटी शेयर कर रहे हैं, बल्कि वो सब लोग अपनी आइडेंटिटी को उन्होंने अलग अलग आइडेंटिफाई किया था। जैसे हमारे स्टेट का ये है, उनके स्टेट का फ्लैग वैसा है, हमारे स्टेट का सिंबल ऐसा है, उनके स्टेट का सिंबल ऐसा है। भले ही वहां भी इटालियन लैंग्वेज बोली जाती हो, वहां भी इटालियन लैंग्वेज बोली जाती हो, ठीक है, लेकिन उनमें ये फीलिंग नहीं थी कि हम कॉमन आइडेंटिटी को शेयर कर रहे हैं, हम एक नेशन। ठीक है, तो ओके फाइन। उसके बाद यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको बुक में देखने को मिलेंगे। आप सभी लोग बुक ओपन करके बैठिएगा, और साथ ही साथ यहाँ पर बुक्स की जो स्लाइड्स हैं वो चलाई जाएंगी, ताकि आपको पता चले कि कौन सा पेज है, कौन सा सब टॉपिक है, किस लाइन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। और ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर करिएगा, है ना, वीडियोस को शेयर करिएगा, क्योंकि बहुत
मेहनत लगती है, तो ये आप ही लोगों के लिए मेहनत की जा रही है ताकि इस बार आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आए। और स्कोरिंग है, सबसे मेन चीज है कि सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग है, स्कोर कर सकते हैं आप अगर इसमें बेटर तरीके से आप परफॉर्म करते हैं। देख लीजिए बोहेमिया, बोहेमिया का एग्जाम्पल है जहां पर लोग जर्मन स्पीकिंग है। कौन जर्मन स्पीकिंग है? एरिस्टोक्रेट्स। लोम्बार्डी एंड वेनेशिया उसमें आपको दिया होगा, लोम्बार्डी एंड वेनेशिया में लोग कैसे हैं? इटालियन स्पीकर। उसमें आप ओपन करेंगे बुक तो आपको उसमें ऑस्ट्रियन और हैब्सबर्ग एम्पायर का एक एग्जाम्पल मिलेगा कि एक ही एम्पायर में रहने वाले लोग किस तरीके से अलग अलग लैंग्वेज बोलते थे। ठीक है, उसके बाद लोम्बार्डी एंड वेनेशिया में लोग कैसे थे? इटालियन स्पीकर। ठीक है, आ जाइए आगे। हंगरी, हंगरी क्या है? आज कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। ऑस्ट्रिया की क्या है? कैपिटल है हंगरी? नहीं, ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना है। ठीक है, तो हंगरी जो थी, हंगरी में बेसिकली दो तरीके के, दो नहीं, एक तो मेजर है जिसका नाम है मैग्यार, मैग्यार लैंग्वेज लोग बोलते थे। दूसरा है यहाँ पर क्या? वेरियस डायलेक्ट्स। तो मतलब ये हो गया कि एक तो लोग ऐसी भाषा बोल रहे हैं जिसका नाम है मैग्यार, और दूसरी भाषा लोग ऐसे बोल रहे हैं जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है, छोटी छोटी पार्ट्स में डिवाइड है, टेरिटरी में डिवाइड है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि एक ही जगह पर रह करके अगर डाइवर्सिटी होती है लोगों में, इटली में रहने वाला अगर जर्मन बोले, फ्रेंच बोले, तो क्या वहां पर लोगों में ये होगा कि हमारी लैंग्वेज सेम है? नहीं होगा। इंडिया में रहने वाला तमिल बोल रहा है, तेलुगु बोल रहा है, हिंदी बोल रहा है, गुजराती बोल रहा है, मराठी बोल रहा है, राजस्थानी, कोंकणी, मणिपुर, संथाली बोल रहा है, लेकिन वो भाषाएं कौन सी है? आप ये देखिए, आपके मन में प्रश्न आएगा ना, भाषाएं वो कौन सी है? सारी की सारी भारतीय। लेकिन ये तो पूरे देश की ही भाषा अलग हो गई है। जर्मन है, इटालियन है, फ्रेंच है, मतलब कंट्री में आप इटली में रह रहे हो लेकिन लैंग्वेज आपकी क्या हो जा रही है? डाइवर्स हो जा रही है। दिस इज कॉल्ड वैरायटीज ऑफ लैंग्वेज, हियर यू कैन सी वेरियस डायलेक्ट्स। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आगे की जो टॉपिक्स हैं उसमें आप पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो नेशनलिज्म है वो यूरोप में इमर्ज हुआ और उसको बनाया गया। ठीक है, तो अभी जो टॉपिक हमने पढ़ा है उस टॉपिक के बाद आप बुक में देखोगे तो आपको एक टॉपिक मिलेगा हेडिंग में कि व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। मतलब लिबरल नेशनलिज्म जो है ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है, और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है इस टॉपिक में इसको समझाया गया है। तो बुक आप ओपन करके बैठिएगा, एनसीईआरटी क्लास 10 की चैप्टर 1 सब टॉपिक नंबर 2। ठीक है, और बगल में यहाँ पे आप देखेंगे बुक के पेज लगाए गए हैं, तो आप देख लीजिए कौन से पेज है, कौन सा टॉपिक है। लिबरल नेशनलिज्म का बेसिकली अर्थ होता है क्या? उदार राष्ट्रवाद। पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि ये उदार राष्ट्रवाद है क्या। उदार का मतलब ये होता है कि वो कुछ ऐसा जो कैसा हो, फ्री हो। जैसे आपके पेरेंट्स अगर आपको बहुत ज्यादा छूट देते हैं, घर से बहुत ज्यादा फ्रीडम देते हैं, तो आप बोलोगे उनको क्या कि हमारे पेरेंट्स बहुत ही लिबरल है। ठीक है, बहुत ज्यादा हमको फ्रीडम देते हैं, हम जो चाहे जब चाहे जैसे हम जो डिमांड करते हैं वो पूरी करते हैं, हम जहां चाहे वहां जाने देते हैं। तो दैट इज कॉल्ड अ काइंड ऑफ लिबरल। ठीक है, तो लिबरल नेशनलिज्म मतलब एक ऐसा नेशनलिज्म जो कैसा हो? लिबर्टी भरा हो, मतलब फ्रीडम से भरा हुआ नेशनलिज्म। आपको याद होगा जब क्लास 9 में आपने हिटलर को पढ़ा होगा, हिटलर क्या करता था? हिटलर नेशन को प्रायोरिटी देता था। मतलब नेशन क्या होना चाहिए? फर्स्ट होना चाहिए, चाहे 100 लोग मर रहे, 1000 लोग मर रहे, 1 लाख लोग मर रहे, कोई बात नहीं, हमारा नेशन जो है वो क्या होना चाहिए? फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये हिटलर का मानना था। ठीक है, तो एक टाइम आने के बाद वहां की जनता पूरी तरीके से त्रस्त हो जाती है। उसी कॉन्सेप्ट पे यहाँ लिबरल आगे जोड़ करके ये बताना चाह रहा है कि जो नेशनलिज्म है वो कैसा होना चाहिए? लिबरल होना चाहिए। यानी देश के जो लोग हैं वो अपने देश को दिल से प्यार करें, मतलब उनकी पैट्रियोटिक फीलिंग सच में होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उन पर जो नेशनलिज्म की फीलिंग हो वो इम्पोज की गई हो, जबरदस्ती उन पे थोपी गई हो। ठीक है, और लिबरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? ये कहता है कि आप लोगों से अगर ये चाहते हैं कि लोगों के दिल में अपने देश के लिए प्यार हो, तो आप उनको दीजिए ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम। कौन कौन सी फ्रीडम चाहिए? नीचे यहाँ पर देखिए मेंशन। ठीक है, एक 1 बाय 1 चलिए इसको हम डिस्कस करते हैं।
सबसे पहला है इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये है कि चाहे भिखारी हो या राजा हो, हर कोई कानून के सामने क्या है, बराबर है। आपने देखा किस तरीके से वहां पर नोबल्स और जो क्लर्जी थे उनको प्रिविलेज मिला हुआ था। क्या वो इक्वालिटी बिफोर लॉ था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए कि क्या वो इक्वालिटी बिफोर लॉ था। बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि वहां पर सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, कानून के सामने वहां पर हर कोई बराबर नहीं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि कानून के सामने हर कोई बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो देश का नागरिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, राइट टू वोट। आपने देखा कि किस तरीके से जो नॉन प्रॉपर्टी मेन थे उनको राइट टू वोट नहीं था, फीमेल्स को राइट टू वोट नहीं था। जब हम लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ रहे थे तब की बात है। ठीक, तो राइट टू वोट हमें क्या देता? राइट टू वोट, जिसको हम बोलते हैं सफरेज। सफरेज वन वर्ड में अगर कभी आपके एग्जाम में आता है सफरेज क्या है, तो आप समझते रहिए कि वोटिंग राइट्स को ही हम क्या कहते हैं, सफरेज कहते हैं। ठीक, तो राइट टू वोट क्या हमको बताता है कि हमारी कंट्री में पॉलिटिकल फ्रीडम है। पॉलिटिकल फ्रीडम मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता। तो राजनीतिक स्वतंत्रता एक ही बात से डिफाइन होती है, अगर आपके यहाँ क्या है, राइट टू वोट है। नेक्स्ट है फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। ये बात करता है इकोनॉमिक स्फीयर की। इकोनॉमी किसी कंट्री की अगर मार्केट्स की फ्रीडम नहीं दे रहा है, वहां पर जो मार्केट्स है, जो बाजार है, उसकी स्वतंत्रता नहीं दे रहा है, तो इसका मतलब इकोनॉमिक स्फीयर में वहां पर लिबरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट फॉलो नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो इकोनॉमिक स्फीयर में हम देखेंगे फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। और नेक्स्ट क्या है, एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। मतलब स्टेट जो अलग अलग तरीके के रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज करता है जनता पे, वो रिस्ट्रिक्शंस को इम्पोज नहीं करना चाहिए। जैसे कभी कभी टैक्स को बहुत बढ़ा देना, है ना, तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, ट्रेड बैरियर्स की तरीके से काम करती हैं, यानी व्यापार करने में बाधा है ना। अगर ज्यादा टैक्स इम्पोज कर रही है गवर्नमेंट, जितने का सामान नहीं उससे ज्यादा टैक्स लगा रही है। ठीक है, तो आपने एक एग्जाम्पल उसमें देखा होगा, बुक में आप ओपन करिएगा, लिबरल नेशनलिज्म के जस्ट पीछे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि किस तरीके से एक व्यापारी को 11 जगह पर टैक्स पे करना पड़ता था। ठीक है, तो एबोलिशन मतलब होता है खत्म कर देना। ठीक है, तो आप स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन को क्या कर दीजिए, खत्म कर दीजिए। अगर ये सारी चीजें फॉलो हो रही हैं तो इसका मतलब वहां पर है लिबरल नेशन। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट बहुत ही आसान है। इन चार पॉइंट्स में किस तरीके से ये कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करते हैं कि ये जो लिबरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा, और इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं वो हम चलिए फटाफट से कवर करते हैं। ठीक है, तो लिबरल नेशनलिज्म, इसको आप पहले कॉपी पे उतार लीजिएगा सारी चीजें।